मेरे टीनेज की एक याद आज भी मुझे सताती है। ये एक ऐसा अनुभव था जो मैंने अपने बचपन के घर के पास जंगल में घूमते हुए महसूस किया था। ये कुछ ऐसा था जो मैंने देखा और अब उसे भुला नहीं सकता। इस घटना ने मेरी पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया और मुझे अंधेरे से सावधान कर दिया। जब मैं 14 साल का था तो मेरे घर के पास की जंगली पहाड़ियों में घूमना मेरा पसंदीदा शौक था। मैं अपना बैग उठाता और लगभग रोजाना उन जंगलों में निकल जाता। ओक, पाइन और मैपल के पेड़ों के बीच घंटों घूमता रहता और जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आता था। वो जगह बहुत शांत थी, बस मैं, पक्षियों की आवाज़ और पत्तियों में हवा की सरसराहट। आमतौर पर मैं किताब या अपना गेम बॉय लेकर जाता था और एक अच्छी जगह ढूंढकर आराम करता था। जंगल का इलाका कई एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें कुछ मिट्टी के रास्ते थे, लेकिन मैं अक्सर रास्ते से हटकर अपना रास्ता खुद बनाता था। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरता था। मैं हिरण, खरगोश, गिलहरी जैसे जंगली जानवरों से मिलता, लेकिन कुछ भी खतरनाक नहीं था। समय के साथ मैं जंगल को इतनी अच्छी तरह से जान गया कि ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा लगने लगा। लेकिन ये सब एक शनिवार की सुबह को बदल गया, जब मैंने लंच से पहले घूमने का फैसला किया। ये शुरुआती पतझड़ का एक हल्का धूप वाला दिन था। पत्तियां अभी भी रंग बदल रही थीं। जंगल के रास्ते पर चलते हुए मुझे मिट्टी और पाइन सुइयों की सुगंध आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और डालियों से डालियों पर उड़ रहे थे। यह किसी और दिन की तरह ही लग रहा था। मैं मुख्य रास्ते पर चलता रहा जब तक कि वो दो हिस्सों में नहीं बंट गया। दोनों में से मैंने दाएं रास्ते को चुना, जो ऊपर की ओर जंगल के घने हिस्से में जाता था। यहाँ के पेड़ प्राचीन थे, उनके मोटे तने हरी काई से ढके हुए थे। मैं ऊंचे पाइन पेड़ों की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ रहा था जब अचानक मैंने एक खुले मैदान में रोशनी देखी। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, मैंने पेड़ों के बीच एक आदमी को देखा। वो जमीन पर एक जगह पर मिट्टी को जोर जोर से ढक रहा था। उसने मुझे अभी तक नहीं देखा था। मैंने तुरंत एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे छिपकर उसकी गतिविधियों को देखना शुरू किया। पेड़ के तने के चारों ओर से झांकते हुए मैं उस अजीब दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वो वहां कुछ दफना रहा था? मेरा पहला ख्याल था कि उसने किसी जानवर को मारा होगा और उसे मिट्टी में ढक रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा, मुझे मिट्टी में मानव बाल दिखाई दिए। मेरा खून सूख गया। क्या वो किसी इंसान को दफना रहा था? शायद मैंने उस वक्त जोर से सांस ली होगी, क्योंकि वो आदमी अचानक रुक गया और सीधा खड़ा हो गया। कौन है वहां? मैंने पूछा, कौन है वहां? उसने गुस्से से चिल्लाया। आंखें पेड़ों की ओर घुमाकर देखने लगा। मैं ओक के पेड़ के पीछे सिकुड़ गया, प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसने मुझे ना देखा हो। मेरा दिल धड़क रहा था। उस आदमी ने फिर से चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। जो भी कोई है, बाहर आओ। मैंने तुम्हें सुन लिया है। चलो बाहर निकलो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसके जूतों के नीचे पत्तियां चरमरा रही थीं। मुझे अब कुछ तेजी से सोचना था। मैंने सोचा कि मैं उसके सामने खड़ा होकर ये कहूं कि मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही दुष्टता ने मुझे बता दिया कि ये एक घातक गलती हो सकती है। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं था। मैंने कुछ भयानक देखा था, शायद किसी की हत्या। डर ने मुझे जकड़ लिया और मैं वहीं जम गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने उस आदमी के नज़दीक आने की आवाज़ सुनी। उसके कदमों के साथ फावड़े की हवा में काटने की आवाज़ सुनी। किसी भी पल वो ओक के पेड़ के चारों ओर घूमकर मुझे डरे हुए खरगोश की तरह ढूंढ ही लेगा। लड़ने या भागने की प्रवृत्ति ने मुझे जकड़ लिया। मुझे वहां से भागना था। सारा साहस जुटाकर मैंने छिपने की जगह से बाहर निकलकर जंगल में भागना शुरू कर दिया, जहां से मैं आया था। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाया और मैंने उसे मेरा पीछा करते हुए सुना। टहनियाँ मेरे हाथ और चेहरे पर वार कर रही थीं, क्योंकि मैं पहाड़ी से नीचे भाग रहा था। एड्रेनलिन और आंसुओं से मेरी नज़र धुंधली हो गई थी। हिम्मत करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा।
मैंने देखा कि वो आदमी मुझे पकड़ ही रहा था। उसके हाथ में फावड़ा ऊंचा उठा हुआ था, जैसे वो कोई हथियार हो। वो पेड़ों पर फावड़े से वार कर रहा था। छालों को काटते हुए वो मुझसे लगभग 10 गज पीछे था। पूरे पागलपन से भरा हुआ था। मैं चिल्लाया और अपने छोटे पैरों से और तेज भागने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी तेजी से नहीं दौड़ा था। मेरे फेफड़े जलने लगे थे। मैंने फिर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं उस पागल आदमी को सुन सकता था जो झाड़ियों से गुजर रहा था, मुझे गालियां दे रहा था और फावड़े को हवा में घुमा रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए दृढ़ था, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं जो कुछ देख चुका था उसे कभी किसी को बता ना पाऊं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। पेड़ों के चारों ओर भागते हुए, चट्टानों और गिरे हुए लट्ठों पर कूदते हुए मैं डर के पंखों पर उड़ रहा था। मैंने यहाँ से अपने घर तक का सबसे छोटा रास्ता याद करने की कोशिश की। बड़े ओक के पेड़ पर बाएं, नदी पर तेज दाएं और फिर मुख्य रास्ते पर बने रहना। मेरा दिमाग मेरे दौड़ते पैरों से भी तेज चल रहा था। तभी एक डरावना ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्या वो मेरे घर तक मेरा पीछा करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा, ताकि उसके किए गए अपराध का किसी को पता न चल सके? मेरे गले में उल्टी आने लगी और जब मैंने अपनी छोटी बहन या माता पिता को उस पागल आदमी के हाथों मरते हुए कल्पना की तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे उसे अपने घर से दूर ले जाना था, चाहे जो भी हो जाए। बाएं ओर देखते हुए मैंने एक हिरण के रास्ते को देखा जो तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। अगर मैं उस रास्ते को लेता तो शायद वो कंफ्यूज हो जाता और मैं सुरक्षित घर पहुंच जाता। मैंने तेजी से मुड़कर ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरे जूते पत्तियों पर फिसल रहे थे। पीछे से मैंने उस आदमी को हाँफते हुए और थूकते हुए सुना, जो अब मुझसे थोड़ा पीछे रह गया था। मैंने कुछ कीमती दूरी बना ली थी। जैसे ही पहाड़ी समतल हुई, मैंने पीछे देखने का जोखिम उठाया। वो आदमी अब घुटनों के बल था और अपनी जांघों पर हाथ टिकाकर सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी डरावनी तीव्रता से जल रही थीं। उसने फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। फावड़े को धमकी भरे अंदाज में हिलाने लगा। तुम कहीं नहीं भाग सकते, अब तुम मरने वाले हो बच्चे, उसने बहुत तेज चिल्लाया। तुम जैसे छोटे बदमाश की कोई नहीं सुनेगा। मैंने आगे की ओर देखा, अपना सारा ध्यान उस पागल आदमी से जितना दूर हो सके उतना दूर किया और भागने पर केंद्रित किया। पहाड़ी के नीचे मेरे पड़ोसियों के घर दिखाई देने लगे। सेफ्टी इतनी करीब थी, लेकिन झाड़ियों में से उस आदमी के आने की आवाज़ ने मुझे और तेज भागने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मुझे लगा कि वो मेरे पीछे हाथ बढ़ा सकता है, मैंने एक भयानक आवाज़ सुनी, जिसके बाद एक दम घुटने वाली चीख सुनाई दी। वो शायद किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया था। मैं रुककर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने पेड़ों की लाइन को पार किया और घर की ओर भागा, हाँफते हुए, घबराते हुए। मेरा दिल जैसे फटने ही वाला था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं आ गया और दरवाज़ा अपने पीछे बंद नहीं कर लिया। मेरी माँ सोफे से चौंक कर उठ गई और मेरे नाटकीय प्रवेश से घबरा गई। बेटा, क्या हुआ? उसने पूछा, चिंता से भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए। उन्होंने मेरी बिखरी हुई और डरी हुई हालत को देखा। मैं गंदगी और खरोचों से लथपथ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और पसीने से भीगे हुए थे। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन केवल हाँफते हुए मेरी सांसें ही निकल पाईं। मैं झुक गया, अपने हाथों को घुटनों पर टिकाते हुए हवा के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। माँ मेरे लिए दौड़कर पानी लेकर आई, बहुत उलझन और डरी हुई लग रही थी। जैसे ही मेरी सांसें सामान्य हुई, मैंने कहा, जंगल में एक आदमी, वो किसी को दफना रहा था। उसने मेरा पीछा किया माँ। मेरी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फ़ोन उठाया और 911 पर कॉल करने लगी। मैं सोफे पर गिर पड़ा, थका हुआ और अभी भी एड्रेनलिन से कांप रहा था। जब माँ 911 ऑपरेटर को स्थिति समझा रही थी, मैं उस आदमी की हत्यारी नज़रों को याद कर रहा था जो मेरा पीछा कर रहा था। ये एक ऐसी तस्वीर थी
जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। पापा सामने के दरवाजे से अंदर आए, ठीक उसी समय जब माँ ने 911 के साथ बात खत्म की। शायद उन्होंने मुझे भागते हुए देखा था और सोचा कि मैं किसी मुसीबत में हूं। माँ ने जल्दी से उन्हें वो थोड़ी सी जानकारी दी जो मैंने उन्हें दी थी। पापा का चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। उन्होंने अपना बेसबॉल बैट उठाया और सामने का दरवाज़ा खोल दिया। उस आदमी को ढूंढने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें रोक दिया। नहीं, बस यहीं रुके रहो, पुलिस को ये सब संभालने दो। वो तनावपूर्ण ढंग से बहस करने लगे जब तक कि पापा अपनी बिना किसी इच्छा से बाहर ना जाने का फैसला नहीं कर लिया। उस समय मेरे पास हस्तक्षेप करने की ताकत नहीं थी। मैं बस सुन्न होकर बैठा था और ये सब देख रहा था। जिंदा बचने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देने तक ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। 2 पुलिस गाड़ियां हमारी गली में आईं और अधिकारी हमारे दरवाजे पर पहुंचे। माँ ने उन्हें अंदर जाने दिया। एक एम्बुलेंस भी मेरे लिए आई। ईएमटी ने मेरे खरोचों को साफ किया और जोर देकर कहा कि मुझे किसी अन्य संभावित चोटों के लिए जांच करवानी चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि मैं ठीक हूँ और मैं तब तक कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि वो आदमी पकड़ा गया है और अब वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने मेरा बयान लिया और मुझसे जंगल में उस जगह पर ले जाने को कहा जहां मैंने उसे देखा था। पापा ने कहा कि वो भी आ रहे हैं। पापा और मैं पुलिस को जंगल में ले गए, ये उम्मीद करते हुए कि वो राक्षस अभी भी वहीं होगा और किसी और को उसकी दरिंदगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही हम खुले मैदान के पास पहुंचे, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि हमें वहां कोई और शव न मिले। जब पुलिस ने उस इलाके की तलाशी की, मैंने वो सब कुछ बयान किया जो मैंने देखा था, अपने आंसुओं को रोकते हुए। उन्हें मिट्टी में लंबे सुनहरे बालों के तार मिले। उसका शिकार, जिसे मैंने उसे मिट्टी में डालते हुए देखा था, ये उस बात की पुष्टि करती थी कि मैं सच कह रहा था। पापा ने मेरे कंधों को पकड़ लिया, चुपचाप मुझे सांत्वना दी। जब हमने पुलिस को नमूने इकट्ठे करते हुए देखा और उस दृश्य की तस्वीरें लेते हुए देखा, जल्द ही पुलिस ने हमें बताया कि अब हम वहां नहीं खड़े रह सकते। मैं देख सकता था कि मेरे पापा अपने उबलते गुस्से को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो खुद उस हत्यारे को ढूंढना चाहते थे जिसने उनके बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। जंगल की तलाशी के बाद, जिसमें कोई और सुराग नहीं मिला, हम घर वापस आ गए। शाम हो रही थी। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि जांच जारी रहेगी और वो आदमी पकड़े जाने तक पड़ोस में गश्त लगाएंगे। मुझे संदेह था कि हम कभी उस पागल आदमी को फिर से देख पाएंगे। बाद में मुझे पता चला कि जिस चीज़ पर वो आदमी मिट्टी डाल रहा था, वो किसी के सर का हिस्सा था जिसे उसने मार डाला था। ये सोचकर मुझे और भी बुरा लगा। आने वाले दिनों में मैंने उस डरावने पल को बार बार याद किया। मैंने पुलिस को हत्यारे का जितना विवरण हो सकता था उतना दिया। एक स्केच आर्टिस्ट के साथ मिलकर उसके चेहरे को बनवाया। ये एक ऐसा चेहरा था जो मुझे हमेशा सताएगा। उसकी आंखों में मानवता का कोई निशान नहीं था और उसके होठ एक गुर्राहट में मुड़े हुए थे। मेरे माता पिता ने मुझे एक थेरेपिस्ट के पास भेजा ताकि मैं इस आघात से उबर सकूं, लेकिन ऐसा लगा कि कोई भी परामर्श उस सुरक्षा की भावना को वापस नहीं ला सकता जो मुझे उन जंगलों में मिलती थी। मैंने फिर से वहां कदम रखने से इनकार कर दिया, डरते हुए कि कहीं मैं फिर से उस राक्षस के सामने ना आ जाऊं जो मेरी मौत चाहता था। हफ्तों बाद पुलिस ने हमें अपडेट दिया और मैं खुश नहीं था। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं था। उन्होंने हमें बताया कि पीड़ित की पहचान हो गई है, लेकिन हत्यारा अभी भी फरार है। उसे हिरासत में ना लेने के कारण मैं लगातार तनाव में था। उसकी छाया को बाहर घूमते हुए या रात में मेरी खिड़की से झांकते हुए मैं कल्पना करता रहता था। एकमात्र राहत ये थी कि इसके कुछ समय बाद मेरे परिवार ने वहां से घर छोड़कर जाने का फैसला किया। अब 10 साल बाद ये मामला ठंडा पड़ चुका है। ये ना जान पाना कि वो पागल हत्यारा जीवित है या मर चुका है मुझे हमेशा सताता रहता है।
मेरे दोस्तों को अपनी युवावस्था की अच्छी यादें हैं, लेकिन वो डरावना दिन मेरी किशोरावस्था पर एक धब्बा बन गया है। मैं जीवित बचने के लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उन जंगलों में किए गए अपने अत्याचारों के लिए वो आदमी न्याय का सामना नहीं करता। आज भी मैं चिंता और नींद न आने की समस्या से जूझ रहा हूँ। तेज आवाज़ें मुझे चौंका देती हैं। मैं हमेशा कल्पना करता रहता हूँ कि फावड़ा लिए हुए वो पागल आदमी कभी भी दरवाजे से अंदर आ जाएगा। मैं अब जंगली इलाकों से भी दूर रहता हूँ। प्रकृति की शांति और सुंदरता को अब शांतिपूर्ण नहीं पाता। मेरे थेरेपिस्ट का कहना है कि मैं पीटीएसडी से पीड़ित हूँ और मेरा नर्वस सिस्टम अभी भी नए आघात की प्रतीक्षा में सतर्क है। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वो शायद अब मर चुका है या कम से कम बहुत दूर चला गया है, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कोई और अपराध नहीं हुए हैं। लेकिन जब तक मैं उसका शव नहीं देख लेता या उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखता, मेरे अंदर ये डर हमेशा बना रहेगा। कैंपिंग कभी मेरी पसंदीदा पारिवारिक गतिविधियों में से एक हुआ करती थी। प्रकृति के बीच रहना, आग पर खाना बनाना और तारों के नीचे कहानियां सुनना, इसमें नापसंद करने जैसा कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी एमिली और मैं अपने बेटे जैक को जितना संभव हो सके कैंपिंग पर ले जाता था। लेकिन जब जैक 13 साल का था और हम कैंपिंग के लिए गए थे, उस स्टेट पार्क में जो हुआ, उसके बाद से मैं कभी पहले जैसी कैंपिंग का आनंद नहीं ले पाया। वो अक्टूबर की शुरुआत थी, जब मौसम कैंपिंग के लिए एकदम सही था। न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। हम शुक्रवार दोपहर अपने पसंदीदा कैंपिंग स्थल रिज व्यू स्टेट पार्क पहुंचे। हमारी कैंपिंग साइट पार्क के एक सुनसान हिस्से में थी, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। टेंट लगाने और आग जलाने के बाद हमने हॉट डॉग पकाए और रात का खाना खाया। जब सूरज डूबा तो जैक बहुत उत्साहित था। मैंने उसे जंगल में रहने वाले राक्षसों की डरावनी कहानियां सुनाई। वो उस उम्र में था जब डरावनी चीजें डराने के बजाय रोमांचक लगती थीं। इसके बाद हम सब रात में सोने चले गए। सफर और टेंट लगाने की थकान के कारण हम गहरी नींद में सो गए। पहली रात बाहर सोने का अनुभव हमेशा अच्छा लगता है, शांति और सुकून से भरा। अगली सुबह हमने आग पर पैनकेक बनाए। नाश्ता करते समय एक पार्क रेंजर हमसे मिलने आया। वो एक अधेड़ उम्र का पतला दुबला व्यक्ति था, जिसकी मूछें बहुत बड़ी थीं। उसने हमें आगाह किया कि हाल ही में इस इलाके में भालू काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए हमें अपने खाने को ठीक से स्टोर करना चाहिए। हमने उसे आश्वस्त किया कि हमारे पास एक भालू रोधी कंटेनर है, जिसे हम हमेशा कैंपिंग में इस्तेमाल करते हैं। रेंजर के जाने के बाद हम ट्रैकिंग के लिए निकले। एमिली को पक्षी देखने का शौक था, इसलिए वो अपनी दूरबीन और पक्षी पहचानने वाली किताब साथ लाई थी। हमें कई तरह के पक्षी दिखे, किंगफिशर, रॉबिन, फिंच और कई अन्य। हालांकि जैक बीच बीच में बोरियत की शिकायत कर रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि वो अंदर ही अंदर इसका आनंद ले रहा था। शाम ढलते ही हम अपनी साइट पर लौट आए और कार्ड गेम्स खेलते हुए हमने मैगजीन्स पढ़ी। उसी समय मैंने हमारे कैंप साइट के सामने एक व्यक्ति को देखा। वो बार बार हमारी तरफ देख रहा था और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसकी निगाहें और अधिक ठहरने लगी। वो करीब 40 साल का था। उसका चेहरा खुरदरा और थका हुआ लग रहा था। वो बियर पी रहा था और सिगरेट पीते हुए अपनी आंख को बिना किसी उद्देश्य के कुरेद रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो हमें घूर रहा था, उससे अजीब सा एहसास हो रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने जैक को टेंट में भेज दिया ताकि वो बाहर की नज़रों से दूर रहे। एमिली और मैं देर रात तक आग के पास बैठे बातें करते रहे और तारों को निहारते रहे। फिर करीब आधी रात को हम सोने चले गए। रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने टेंट के बाहर से आती आवाज़ें सुनी, टहनियों के टूटने और सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज़ें। मैं चुपचाप लेटा रहा
और उन आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करने लगा। मेरे बगल में एमिली और जैक गहरी नींद में थे। फिर मैंने सुना धीमे और स्थिर कदमों की आहट, जैसे कोई हमारे टेंट के बहुत करीब घूम रहा हो। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। दिमाग में सबसे बुरे ख्याल आने लगे। कोई जंगली जानवर, कोई पागल हत्यारा, या वो अजनबी कैंपर। धीरे धीरे बिना ज़्यादा आवाज़ किए मैंने अपने पास रखी टॉर्च उठाई। मैंने उसे जलाया और धीरे धीरे टेंट का जिप खोलकर बाहर झांका। मैं किसी जानवर से सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। वो आदमी जो सामने वाली साइड पर था, हमारे टेंट से कुछ ही फीट की दूरी पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने अचानक सर घुमा लिया। कुछ सेकंड्स के लिए हमारी आंखें मिली और उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन भरी चमक थी। अचानक उसने एक जानवर की तरह गुर्राते हुए मुझ पर झपट्टा मारा। मैं पीछे गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, एमिली, जैक, बाहर निकलो। एमिली तुरंत जाग गई और जैक को पकड़कर बाहर भागी। मैं उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगा जो अब टेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे लात मारी जो सीधा उसके चेहरे पर लगी। वो दर्द से चिल्लाया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और टेंट का जिप फाड़ते हुए बाहर कूद गया। एमिली और जैक पहले से ही मेन कैंप साइट की ओर दौड़ रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी चाबियां और चाकू उठाया। टेंट से बाहर निकलते ही वो आदमी फिर मेरी तरफ झपटा। उसके होठों से खून बह रहा था। मैंने किसी तरह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और तेजी से भागते हुए अपने परिवार के पीछे दौड़ पड़ा। हम चिल्लाते हुए मदद मांगने लगे। कुछ ही मिनटों में आसपास के दूसरे कैंपर्स भी अपने टेंट से बाहर आ गए। मैंने उन्हें बताया कि एक आदमी हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसकी ओर इशारा किया। हमने देखा कि वो अब जंगल की ओर भाग रहा था। कैंप होस्ट ने तुरंत 911 पर कॉल किया। कुछ कैंपर्स ने उस एरिया की तलाशी की, लेकिन हमलावर का कोई निशान नहीं मिला। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमारे बयान लिए और हमें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। हमने वहां एक और रात रुकने के बजाय पास के एक होटल में जाने का फैसला किया, लेकिन उस रात भी मैं मुश्किल से ही सो पाया। अगले दिन सुबह हम पूरी तरह थके हुए अपने घर लौटे। एमिली और मैं अंदर तक हिल चुके थे। कैंपिंग, जो कभी हमें सुकून और आनंद देती थी, अब बहुत डरावनी लगने लगी थी, खासकर जैक के लिए, जो पूरे रास्ते खामोश रहा। अब वो 18 साल का हो चुका है, लेकिन उस घटना के बाद से उसने फिर कभी कैंपिंग नहीं की। सच कहूँ तो मुझे भी दोबारा जंगल में अकेले रात बिताने में कई साल लग गए। कभी जो जगह शांतिपूर्ण लगती थी, अब वहाँ हर अंधेरे कोने में छुपे खतरों का एहसास होता है। कौन जानता है अगली बार मेरे टेंट के दरवाजे पर कौन या क्या खड़ा होगा। साल 2017 की शरद ऋतु में मेरे एक दोस्त और मैंने दोपहर के बाद पहाड़ों में स्थित एक स्टेट पार्क के घने जंगलों में ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया। ये पार्क हैरिसन अरकानसस के पास था। मेरा दोस्त जॉन उस समय लगभग 55 वर्ष का था और 1 साल पहले हुई अपनी हार्ट सर्जरी से उबर रहा था। पिछले 1 साल से हम अलग अलग ट्रेल्स पर ट्रैकिंग कर रहे थे ताकि उसके हार्ट की हेल्थ में सुधार हो सके। उस दिन एक वर्किंग डे था, इसलिए मैंने केवल एक पानी की बोतल, अपना वॉलेट और अपनी चाबियां साथ ली थीं। सुरक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। हमने जिस ट्रेल को चुना वो आमतौर पर वीकेंड्स पर भीड़ भाड़ वाली रहती थी। हम उस रास्ते पर कई बार ट्रैक कर चुके थे और कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमें इस ट्रेल पर हाइक करने में कोई झिझक भी नहीं हो रही थी। जॉन, जो उम्र में मुझसे बड़ा था और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, जबकि मैं, जो अपनी शुरुआती 40s में था और 6 फुट लंबा था और अच्छी खासी फिटनेस में था, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी।
ये ट्रेल स्टेट पार्क के साथ साथ फेडरल लैंड के करीब था और आउटडोर एक्टिविटीज़ के शौकीनों के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह थी। उस दिन का हमारा ट्रैक काफ़ी सामान्य था। हम शरद ऋतु की सुंदरता का आनंद ले रहे थे और बातें कर रहे थे। जब सूरज ढलने लगा तो हमने गौर किया कि पूरे रास्ते हमें कोई और व्यक्ति मिला ही नहीं था, जो कि एक वर्किंग डे होने के कारण सामान्य बात थी। हम लगभग 6 मील के ट्रैक का 4 मील पूरा कर चुके थे और वापस लौट रहे थे। जब हम पार्किंग एरिया से लगभग 2 मील दूर थे तो हमें पेड़ों के बीच से एक युवती दिखाई दी जो हमारी ओर बढ़ रही थी। शुरुआत में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमारी दूरी कम हुई तो मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। उसके हाव भाव और चेहरे के भाव काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। वो काफ़ी जल्दी जल्दी चल रही थी। उसने एथलेटिक कपड़े पहने हुए थे, जिससे मुझे लगा शायद वो जॉगिंग कर रही होगी, लेकिन वो बार बार अपने पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया और देखा कि लगभग 50 गज पीछे एक और महिला पेड़ों के बीच से चल रही थी। ये दूसरी महिला हाइकिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही थी। उसके कपड़े अजीब थे। वो सेमी फॉर्मल ऑफिस वियर पहने हुई थी और ऊपर हल्की जैकेट डाल रखी थी, जबकि मौसम गर्म था। उसके कपड़े पुराने थे और सही से फिट नहीं हो रहे थे। वो देखने में स्वस्थ लग रही थी और उसकी उम्र 28 से 32 साल के बीच होगी। सबसे अजीब चीज थी उसके जूते, पुराने घिसे हुए लेदर फ्लैट्स जो हाइकिंग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। जॉन को इस महिला में कोई अजीब बात नहीं लगी। वो सामान्य बातचीत करता रहा, लेकिन जैसे ही इस महिला की नज़रें मुझसे मिली, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत नफरत करती हो। मुझे लगा शायद मैंने उसकी तरफ देखा और ये चीज़ उसको बुरी लगी है, इसलिए मैंने अपनी नज़रें हटा ली और आगे बढ़ता रहा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो कोई बेघर होगी और उसके पास पहनने के लिए बस यही कपड़े होंगे, लेकिन अंदर से बेचैनी भी हो रही थी। मैं कोई डरपोक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए ये भावना मुझे परेशान कर रही थी। मैं जॉन की बातें सुनने का नाटक करता रहा, लेकिन अपना ध्यान उस महिला पर ही बनाए रखा। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने धीरे से अपना सर घुमाया और हमें घूरने लगी। उसकी चाल धीमी हो गई और मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। करीब 50 गज आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी, हमें घूर रही थी। मुझे तभी एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ नज़र नहीं आ रहे थे। एक जैकेट की जेब में था और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे छुपा हुआ था। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आगे आधा मील चलते समय हमने उसे फिर नहीं देखा। मैं यही सोच रहा था कि शायद पहली लड़की को भी इसी बात का डर था, इसलिए वो इतना जल्दी जल्दी चल रही थी। ये भी संभव था कि ये अजीब महिला तय कर रही थी कि हमें फॉलो करना है या नहीं, क्योंकि जॉन की वजह से हमारी चाल धीमी थी और वो हम पर तेजी से हमला कर सकती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मुझे बार बार किसी की नज़रों का एहसास होने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं बस ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो महिला अब भी हमारे पीछे थी, करीब 100 गज की दूरी पर, सर झुकाए हुए और अपने हाथ भी छुपाए हुए। फिर मैंने जॉन से तेज़ चलने के लिए कहा। जॉन को भी एहसास हो गया कि कोई हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन वो बातचीत जारी रखकर माहौल सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। जब हम पार्किंग एरिया से आधा मील दूर थे, मैंने दोबारा पीछे देखा और ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो अब सिर्फ 10 फीट पीछे थी। मैंने उसके करीब आने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, जो और भी ज़्यादा डरावना था। उसका एक हाथ अब भी जैकेट की जेब में था और दूसरा उसकी पीठ के पीछे। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसके पास कोई ना कोई हथियार ज़रूर था। मैं उससे लंबा और ताकतवर था, लेकिन वो फिर भी डर नहीं रही थी। ये साफ था कि वो हमें डराना या नुकसान पहुंचाना चाहती थी।
मैंने अपने कार की चाबी अपनी मुट्ठी में फंसा ली और पानी की बोतल जॉन को दे दी ताकि मैं किसी भी मुठभेड़ के लिए तैयार रहूं। मुझे लगा कि वो हमारी इन हरकतों को देखकर हमसे आगे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ठीक हमारे पीछे पीछे चलती रही। फिर मैंने जानबूझकर उसे घूरा ताकि उसे एहसास हो कि मैं सतर्क हूं। उसकी चेहरे की भावनाएं पहले खाली थीं, लेकिन फिर उसने थोड़ा असहज महसूस किया। अचानक उसने धीरे धीरे अपनी चाल धीमी कर ली और हमारे पीछे 20 फीट की दूरी बना ली, लेकिन उसका हाथ अब भी छुपा हुआ था। जब हम पार्किंग से लगभग 1/4 मील दूर थे, मैंने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। मैंने जॉन से जोर से कहा, हम उसे आगे निकलने देंगे ताकि वो हमारे सामने रहे। जैसे ही हम दोनों उस ट्रेल पर रुककर खड़े हो गए, उस अजीब महिला ने अचानक से रास्ता बदल लिया। वो जंगल के किनारे एक सर्विस रोड की ओर चली गई, जहां उसकी कार झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। आखिरी बार जब हमारी नजरें मिली तो वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने भी गुस्से में उसे देखा और फिर जॉन के साथ पार्किंग की ओर बढ़ गया। जब उसकी कार स्टार्ट हुई और वो चली गई तो जॉन ने मुझसे पूछा, क्या उसके हाथ में बंदूक थी? मैंने कहा, पता नहीं, मैंने हथियार देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ गड़बड़ जरूर थी। हमने तुरंत पुलिस को फोन करके रिपोर्ट दर्ज कराई। हमें अब भी नहीं पता कि वो महिला क्या करने वाली थी, चोरी, हमला या सिर्फ डराना चाहती थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने अपना मन बदल लिया। मैंने तब से उस ट्रेल पर 50 बार ट्रैक किया है, लेकिन वो महिला फिर कभी नहीं दिखी। मैं अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ हमेशा कैंपिंग पर जाता था, लेकिन एक बार जब हम सभी ने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपस में मिलने का कभी समय ही नहीं निकाल पाए। सबके शेड्यूल अलग अलग थे, इसलिए मैंने अकेले जाना शुरू कर दिया। वहाँ एक कैंपिंग ग्राउंड था जहाँ हम अक्सर जाया करते थे, इसलिए मैंने सुरक्षित रहते हुए उसी जगह जाने का फैसला किया। वो जगह कुछ दूर थी और वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन यही वजह थी कि वो जगह मुझे बेहद पसंद थी। वहाँ कोई नहीं आता था क्योंकि आसपास कैंपिंग के लिए और भी आसान विकल्प मौजूद थे। रास्ता जानने की वजह से मैं वहाँ बिना किसी दिक्कत के पहुँच गया और अपना सारा सामान सेट कर लिया। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ आया। वो किसी भी अन्य हाइकर की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके पास केवल एक छोटा बैकपैक था। उसके पास कोई टेंट या कैंपिंग का सामान नहीं था। केवल एक चीज़ जो मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि ये जगह कोई खास सुंदर जगह नहीं थी। ये कैंपिंग के लिए अच्छी जगह थी क्योंकि ये एक खुला इलाका था जिसके आसपास पेड़ थे, लेकिन अगर आप कैंपिंग नहीं कर रहे तो यहाँ तक हाइक करने का कोई कारण नहीं था। उस समय मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो आदमी काफ़ी सामान्य लग रहा था। शायद वो बस थोड़ी देर शांति से आराम करना चाहता था। मैं अपने टेंट के पास रुका और वो आदमी कैंप ग्राउंड के दूसरी तरफ रुका। करीब शाम को 6 बजे मैं अपने टेंट से दूर जाकर खाना बनाने लगा और तभी मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ से चला गया। मैं सोच रहा था कि वापस जाने के लिए ये थोड़ा लेट है क्योंकि 1 घंटे से भी कम समय में अंधेरा होने वाला था और वापस जाने में कम से कम 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मैं खुद अकेले रहना चाहता था। मैंने अपने मिनी स्टोव से पानी उबाला और अपना फ्रिज ड्राइड खाना बनाया, फिर अपने टेंट के पास वापस आकर बैठ गया। सूरज लगभग डूब चुका था, इसलिए मैंने एक छोटी लालटेन निकाली और उसे टेंट के बगल में लटका दिया। जब मैं बाहर बैठा हुआ था और माहौल का आनंद ले रहा था, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ अकेला था। आमतौर पर इस समय हम सभी दोस्त कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होकर बातें करते थे, लेकिन अकेले होने की वजह से मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। कुछ देर बाद मैंने लालटेन बंद कर दी और अपने टेंट के अंदर चला गया। मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के समय मैं पास में कदमों की आवाज़ सुनकर जाग गया। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था
और मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर से सो रहा था। कदमों की आवाज़ करीब आती गई और फिर कैंपग्राउंड के दूसरे छोर पर रुक गई। कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपनी लालटेन ढूंढी और उसे जलाया। फिर टेंट का जिप खोलकर बाहर देखा। मेरे टेंट से करीब 20 फीट दूर एक आदमी की आकृति खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां मैंने पहले उस आदमी को खड़े देखा था। जितना मैं समझ पाया, वो शायद वही व्यक्ति था, लेकिन वो बस वहां खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने अपनी लालटेन जला दी थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से मुझे देख लिया होगा। मैंने उसे आवाज दी, अरे भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने कुछ सेकंड्स इंतजार किया, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये भी नहीं बता पा रहा था कि वो किस दिशा में देख रहा था। वो या तो मुझसे दूर देख रहा था या फिर सीधा मेरी तरफ, और मुझे पता नहीं कि कौन सी स्थिति ज़्यादा डरावनी थी। मैंने अपने बैकपैक से पॉकेट नाइफ निकाला और वही किया जो मैं कर सकता था। मैं वहीं बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि आखिर ये आदमी करने क्या वाला है। मेरी ज़िंदगी के सबसे बेचैन कर देने वाले 15 मिनट बीत गए जब मैं उस आदमी को वहाँ खड़े देखता रहा और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर अचानक वो मुड़ा और उसी दिशा में चला गया जिधर वो पहले गया था। जब वो मुड़ा तो मैंने उसकी आकृति से समझा कि वो सीधे मेरी तरफ ही देख रहा था, यानी पूरे समय वो वहाँ खड़ा हुआ मुझे घूर रहा था। मैं सिहर गया जब उस आदमी के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और अंत में गायब हो गई। मुझे नहीं पता था कि और क्या करूं, इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा ताकि अगर वो वापस आए तो मैं तैयार रहूं। जहां तक मुझे पता है, वो कभी वापस नहीं आया। मैं सुबह वहां से चला गया और सुरक्षित वापस आ गया, लेकिन तब से मैं कभी कैंपिंग पर नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो आदमी क्या कर रहा था, लेकिन यह स्थिति बहुत डरावनी थी। शायद मैंने वहां जागकर और उस पर नज़र रखकर उसे वहां से भगा दिया ताकि वो कुछ ना कर सके। लेकिन ये सोचकर ही मैं डर जाता हूं कि अगर मैं उस रात नहीं जागता तो मेरे साथ क्या होता। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो शायद काल्पनिक लग सकती है और बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या ये सच में हुआ था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग उस अजीब रात वहां मौजूद थे, उन्होंने वो सब कुछ देखा था। ये घटना 11 साल पहले मेरी प्रेमिका के साथ हुई थी और इसने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया, जिसके कुछ हफ्ते बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। आज भी मुझे ये साफ साफ याद है क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल था। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने एक सरप्राइज ओवरनाइट ट्रिप की प्लानिंग की थी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था और उसके प्रयासों से बहुत प्रभावित था। कपड़े और अन्य सामान पैक करने के बाद हम निकल पड़े। हमें लगा कि हम किसी होटल या रिजॉर्ट जा रहे हैं। 2.5 घंटे बाद हम एक मुख्य सड़क से हटकर एक खराब रास्ते पर मुड़े। मैंने सोचा कि शायद हम कैंपिंग करने जा रहे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि हाँ, हम कैंपिंग करने ही जा रहे हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा निराश हुआ क्योंकि मुझे कैंपिंग कुछ खास पसंद नहीं थी और मैं हाइकिंग शूज़ भी नहीं लाया था। लेकिन फिर भी मैंने उसके प्रयास की सराहना की। खराब रास्ते पर 1 घंटे चलने के बाद हम एक कैंप ग्राउंड पर पहुंचे। मैंने देखा कि हम पूरी तरह से अकेले थे, जो समझ में आता था क्योंकि हम मुख्य सड़क से काफ़ी दूर थे। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ था कि मेरी गर्लफ्रेंड की कार इतने खराब रास्ते पर इतनी दूर तक कैसे आ गई। हमने बोनफायर जलाया, खाना बनाया और अच्छा समय बिताया। रात होने पर हम टेंट में चले गए, ये सोचकर कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक सामान्य कैंपिंग अनुभव होगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मैंने टेंट के किनारे पर खरोंचने की आवाज़ सुनी। पहले मैंने सोचा कि ये हवा हो सकती है जो पेड़ की टहनियों को हिला रही है, या शायद कोई पक्षी होगा। लेकिन आवाज़ बंद हो गई और हम वापस अपने काम में लग गए।
अचानक सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया और हम दोनों बेचैन महसूस करने लगे। हमारा मज़ेदार मूड गायब हो गया था। हम किसी जानवर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी किसी ने हमारे टेंट पर एक जोरदार प्रहार किया, जैसे कोई लकड़ी का लट्ठा फेंका गया हो। टेंट का कपड़ा अंदर की ओर धंस गया और मैं तेजी से खड़ा हो गया। मैंने तुरंत चाकू और टॉर्च पकड़ी और बाहर जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैं टेंट से बाहर कूदा, ये उम्मीद करते हुए कि मैं किसी हथियारबंद व्यक्ति का सामना करूंगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे केवल अंधेरा और सन्नाटा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे जमीन पर कोई था ही नहीं। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे ठंड लग रही थी और मैंने अपनी प्रेमिका से कहा कि वो चाबी लेकर टेंट से बाहर निकले। हम दोनों काफी डरे हुए थे और कार तक का रास्ता हमें बहुत बड़ा लग रहा था। एक बार कार में आने के बाद मैंने इंजन शुरू किया, दरवाजे बंद किए और हेडलाइट्स जला दी। हम कुछ सेकंड्स तक बैठे रहे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। मेरी प्रेमिका ने देखा कि उसका लैपटॉप, जिसे उसने लालटेन की तरह इस्तेमाल किया था, टेंट के अंदर हिल रहा था। हम जल्दबाजी में टेंट छोड़कर आ गए थे और सामान लगभग 30 गज दूर बिखरा हुआ था। मैंने तुरंत कार को गियर में डाला और खराब रास्ते पर वापस चल पड़ा। गाड़ी चलाते समय हमने एक तेज कर्कश आवाज सुनी जो कार के अंदर से आ रही थी। मैंने रेडियो चालू और बंद किया, खिड़कियों की जांच की और अपनी प्रेमिका से पूछा कि क्या उसकी कार ने कभी ऐसी आवाज की है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और उसने स्वीकार किया कि अभी अभी उसने भी ये आवाज सुनी थी। ये आवाज लगातार बजने वाली घंटी की तरह थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। यह आवाज लगभग 10 मिनट तक चली और फिर अचानक बंद हो गई। थोड़ी राहत महसूस करते हुए हमने गाड़ी चलाना जारी रखा और आखिरकार एक ट्रक स्टॉप डिनर पर रुके, जहां हमने पार्किंग लॉट में रात बिताई। मेरी प्रेमिका तो सो गई, लेकिन मैं डर के कारण सतर्क बना रहा और पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन सुबह हम सूरज निकलने पर कैंपसाइट पर वापस गए ताकि अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर सके। हालांकि टेंट का सामान तो बिखरा हुआ था, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि ये सिर्फ कुछ शरारती लोगों का काम था, लेकिन वहाँ किसी का कोई निशान नहीं था। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से चले गए, क्योंकि वो जगह अभी भी डरावनी लग रही थी। उसके बाद से मैं कभी कैंपिंग पर नहीं गया, और अगर कभी जाऊंगा भी तो केवल आरवी में या किसी ऐसी जगह जहाँ और लोग हों।